आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट बेसिक के इस डेमो सेशन में, जिसे नेक्स्ट जेन इन्वेस्टमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस सेशन में हम आपको इस कोर्स की एक संक्षिप्त झलक देंगे, जो आपको स्टॉक मार्केट की पूरी समझ विकसित करने में मदद करेगा। कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। देखो, आपके पास सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ओके, एक आता है आपके पास में स्टार्टिंग विद द गोल्ड। खुद आपका कोई बिजनेस है वो, आपके पास में प्रोडक्ट है इक्विटीज, फिर आता है आपका रियल एस्टेट, फिर आता है आपका फिक्स्ड इनकम, आता है आपका रेट्स। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो टू बीट द इन्फ्लेशन, ओके। या आपका जो बिजनेस है वो कोई भी चीज़ का हो सकता है। अब आउट ऑफ दैट आप यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करोगे या व्हाट शुड बी योर रिटर्न्स इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स, अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिसाइड। और कम से कम एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि हर एक इन्वेस्टर को कम से कम 2 से 3 एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, नो प्रॉब्लम, आराम से। सो देखो, अगर आपका बिजनेस में इन्वेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको 1 से 2 एसेट क्लासेस में तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए कंपलसरी। चाहे गोल्ड में करो, चाहे आप बिजनेस में करो, चाहे इक्विटीज में करो, चाहे रियल एस्टेट में, ओके। सो गोल्ड में जो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न है 10% के आसपास आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न रहता है इन द गोल्ड, इन INR टर्म्स में। डॉलर टर्म्स में 6-7%, 7% के आसपास रहता है। आपका जो बिजनेस है हो सकता है उसमें कम ज़्यादा कोई भी रिटर्न हो सकता है, ओके। उसका मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूँगा, हर एक बिजनेस का अलग अलग मॉडल रहता है। इक्विटीज़ में आपका रिटर्न इज क्लोजर टू 14% के आसपास यहाँ पे इक्विटीज़ में रिटर्न रहता है। रियल इस्टेट में जो रिटर्न रहता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म का 8% के आसपास रहता है। फिक्स्ड इनकम में आपको अभी 7% के आसपास रिटर्न है। देन रिट्स क्या होता है, रिट्स या इनविट्स दोनों ऐड कर सकते हो। ये आने वाले टाइम पे बहुत पॉपुलर होने वाला है, स्पेशली जब आपकी एज बढ़ जाएगी आफ्टर 60 ईयर ओल्ड, देन आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में देखना पड़ेगा। रिट्स क्या होता है? सो देखो, ये रिट्स और इनविट्स क्या होता है बेसिकली। पहले क्या होता था कि कोई भी रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है उस पर कंपनीज क्या करती थी, लोन लेती थी, प्रोजेक्ट बिल्ड करती थी, उसके बाद में टोल के थ्रू रेवेन्यू लेती थी। अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने नए स्कीम्स या एक तरह से नया प्रोडक्ट बनाया है उसमें। सो ये लोग क्या करते हैं, ये इसके एसेट्स का पोर्टफोलियो है। अभी आज की तारीख में क्या करते हैं कि एसेट्स लेते हैं, सपोज IRB इनविट है एग्जांपल ये। जैसे हर एक कंपनी का अलग अलग इनविट्स का अलग अलग बास्केट रहता है। सो इट्स अ डेट प्रोडक्ट, बेसिकली हाइब्रिड प्रोडक्ट है, डेट प्लस इक्विटी। तो जैसे तुमकुर, चित्रदुर्गा, जयपुर, देवली, ये इसके टोटल 6 प्रोजेक्ट्स हैं, ओके। उसके ऊपर ये इतना लोन लिया हुआ इसने, उस लोन को इसको रीपे करना है। अब वो रीपे कब करेगा, जब इसके पास में टोल का रेवेन्यू आएगा तब रीपे करेगा धीरे धीरे, और उसमें लगेंगे 30 साल। तो ये क्या करेगा, ये जो अपना लोन है ये ट्रांसफर कर देगा इनविट को। इनविट क्या होता है, एक अलग तरह से अलग बॉडी है, अलग इंस्ट्रूमेंट है। इनविट के शेयर्स को कौन खरीदता है, अपन खरीदता है। तो बेसिकली वो लोन उसने किसके ऊपर ट्रांसफर किया, अपने ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अपने को बदले में क्या मिलेगा, नहीं,
बदले में अपने को डिविडेंड मिलता है या कैपिटल रिपेमेंट मिलता है। सी अपने को, अपन ने लोन लिया तो अपने को सामने इंटरेस्ट मिलना चाहिए बेसिकली। लोन दिया अपन ने उसको, तो इंटरेस्ट के फॉर्म में अपने को वो वापस पैसा देता है, डिविडेंड के फॉर्म में देता है। इंटरेस्ट डिविडेंड कोई भी फॉर्म में हो वो अपने को पैसा देगा। तो आपका जो इंटरेस्ट यहाँ पे इसने कितना दिया है वो भी आपको यहाँ पे आइडिया है, इन्फॉर्मेशन दी है इसने अभी तक कितना इंटरेस्ट पेमेंट दिया है। तो देखो इंटरेस्ट पेमेंट, कैपिटल रिडक्शन और डिविडेंड। तो इंटरेस्ट के फॉर्म में इसने अभी सिंस FY18 से स्टार्ट हुआ 2018 से, तब से अब तक इसने कितना रुपए दे दिया है। तो क्यूमुलेटिव ये अमाउंट है पर यूनिट 66 रुपीज का वो ऑलरेडी पे कर चुका है। सपोज 100 रुपए में इसका आईपीओ आया था इनिशियली। आईपीओ क्या होता है पता है सबको? इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब मार्केट में हम लोग शेयर अपना कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोग बाय करें। देखो आईपीओ में दो तरीके का होता है। एक फर्स्ट टाइम जो पब्लिक मार्केट में आता है उसको आईपीओ बोलते हैं, टू रेज द फंड्स। अब हमेशा जरूरी नहीं कि वो पैसा प्रमोटर के पास में जाएगा। तो दो तरीके के आईपीओ रहते हैं, एक होता है फ्रेश इश्यू, दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, एक्चुअली सेशन रिकॉर्ड है चलो ठीक है। सो फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इश्यू में क्या होता है, कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, वो पैसा किसके पास में आता है, कंपनी के पास में आता है। और ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, सेल करने वाला कौन होता है, सेलिंग शेयर होल्डर होता है बेसिकली, जो प्रमोटर भी हो सकता है बट इट्स बेसिकली इट्स ए सेलिंग शेयर होल्डर हु सेल द शेयर्स इन द मार्केट। तो आईपीओ में जब अगर सेलिंग शेयर होल्डर सेल कर रहा है, वो पैसा किसके पास में जाएगा, इसी के पास में जाएगा, सेलिंग शेयर होल्डर के पास में। फर्स्ट टाइम जब मार्केट में कंपनी आता है टू रेज द फंड्स, इट्स कॉल्ड एज ए आईपीओ। वो दो तरीके का होता है, फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल। आपके लिए कौन सा बेटर है, फ्रेश इशू में अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है या ऑफर्स में? फ्रेश में, क्योंकि वो पैसा कंपनी में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि पार्टनर है, अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए बेच के निकल जाएगा वो। सो ये होता है। तो आईपीओ जब सपोज करो इसका 100 रुपये में आईपीओ आया कंपनी का, 100 रुपये में से ये 66 रुपीज़ अभी ऑलरेडी इंटरेस्ट के फॉर्म में पे कर चुका है। तो ये आपको एज ए बदले में इनकम मिलती है। प्लस आप जो भी शेयर लगाते हो उस शेयर की प्राइस का अगर बढ़ गया तो वो भी अपने को बेनिफिट मिलता है। सो यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट टिल दैट इसका यील्ड कितना आ रहा है, 11-12% का यील्ड आ रहा है एज ऑफ टुडे। इनिशियली उस टाइम पे कोविड में जब प्राइसेस बहुत नीचे चली गई थी तब 17% के आसपास यील्ड था। अभी एज ऑफ टुडे इट इज 11% के आसपास रिटर्न बन रहा है। दिस इज प्री टैक्स। इसके बाद में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विच इज़ योर स्लैब रेट। तो अगर आपका स्लैब रेट कम है, सपोज करो 10% या 20% के टैक्स के ब्रैकेट में अगर आप आते हो तो ये आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज 1/3 आपका टैक्स निकल जाता है। तो सपोज करो 6.67 के आसपास आपका पोस्ट टैक्स के आसपास इसमें छूट जाता है। रिस्क क्या है कि इसका स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया, वो एक रिस्क हो सकता है। तो इसे मार्केट में अभी 8 से 10 तरीके के इन्विट और रिट चल रहे हैं जो सेम है। जैसे इसके अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट है तिनकुट चित्रदुर्ग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहते हैं। किसी में पावर का रहता है, किसी में और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूनिट्स का रहता है, जैसे LND का भी है, अलग अलग कंपनीज का सब यूनिट्स है। गवर्नमेंट है या फिर नहीं प्राइवेट है ये सब। जैसे ये IRB इंफ्रा का है, तो IRB इंफ्रा ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिए, ये तुमको चित्रदुर्ग, जयपुर, देवली, ये 8 प्रोजेक्ट IRB इंफ्रा ने डाल के रखे हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है वो किसी पर्सन, किसी कंपनी को मिले, वो कंपनी ने इनविट, तो ये सारी कंपनी ने मिलकर इनको दी है। एक तरीके से म्यूचुअल फंड वाला सिस्टम। ट्रस्ट, करेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं उसको। तो ये सारे लोग मिलके एक जगह आ गए, उसने इन्वेस्टर्स को दे दिया, उन्होंने पूल अकाउंट में डाला और पूल अकाउंट से इक्विटी में आ गया, इक्विटी से मिल गया। तो बेसिकली जो लोन है वो इस IRB के ऊपर नहीं रहा, वो ट्रांसफर होके इन्वेट के ऊपर आ गया। इन्वेट के मालिक कौन है, अपन है। ये प्रोजेक्ट है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक गोल्ड, आपका कोई भी बिजनेस, इक्विटीज, रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम, रिट्स और इन्वेट्स। तो इसके अंदर आपका जो रिटर्न है, हाँ रिट्स में क्या होता है, रियल एस्टेट की रहता है, इन्वेट में इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो वो सेम ही कॉन्सेप्ट है बट
एसेट्स चेंज हो जाती है। यहाँ पे रियल एस्टेट का कमर्शियल बिल्डिंग मॉल्स वगैरह वो रहता है, और यहाँ पे केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। क्या होता है उसमें जो इनकम आता है वो रेंटल आता है। मॉल के अंदर पैसा लगाया तो वो रेंट के फॉर्म में आता है, इसमें जो आपने पैसा लगाया वो इंटरेस्ट के फॉर्म में आता है, बट बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये जो है आपको 7 से 12% के आसपास आपको रिटर्न देता है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपन यहाँ पे अभी सीख रहे हैं जो है वो केवल और केवल इक्विटीज़ के बारे में सीख रहे हैं अपन। ओके, कि इक्विटी में अपने को कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से अपने को ट्रेडिंग करना है। इसी So, बात की समझ लो। सबसे पहले अपन इक्विटी की बात करते हैं ना। क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इट्स ए पार्ट ऑफ कंपनी। आप कोई भी कंपनी में शेयर खरीद रहे हो, दैट मीन्स यू आर पार्टनर विद द पर्टिकुलर कंपनी। ओके, इक्विटी में ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। एक, या इन्वेस्ट करने के जो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, दूसरा तरीका क्या होता है आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। हिसाब से कौन सा बेटर है, म्यूचुअल फंड या पीएमएस के थ्रू करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? विच इज द बेटर वन? म्यूचुअल फंड होना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक्स? कौन सा मेथड यूज करना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट्स? डायरेक्ट करना चाहिए। आप बताओ। म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क कम रहेगा उसमें। ओके, आप बताओ। डायरेक्ट अगर अपने पास सोनू जी आप बताओ। आप तो खुद डिस्ट्रीब्यूटर है, खुद इंडिया इन्फोलाइन होल्ड करते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपने तो हजारों कस्टमर्स का एक्सपीरियंस किया होगा कि वो लोग कैसे पैसा बनाते हैं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? कौन सा बेटर मेथड है? इसके नैतिक जी आप बताओ। सर डिपेंड अमाउंट की रिस्क, कोई कितना रिस्क ले सकता है। ओके, देखो जैसे जिसको देखो मेरे हिसाब से आदमी के पास में दोनों होने चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। सो देखो म्यूचुअल फंड है ना, सी इट्स ओनली फॉर वेल्थ के लिए आता है। आप मार्केट में क्या आ रहे हो, बेसिकली पैसा बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। बट वेल्थ क्रिएट करने से पहले आपको वेल्थ को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। प्रोटेक्शन आई एम नॉट, देखो इंश्योरेंस होता है जो लाइफ का प्रोटेक्शन करता है, म्यूचुअल फंड है वो आपके वेल्थ का प्रोटेक्शन करता है, ये ध्यान रखना हमेशा। सो आपके पास में दोनों होने चाहिए। अब कल को अपन बोल दे कि इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, मैं तो एकदम जिम जाता हूँ, अट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अभी न्यूज़ देख रहे होंगे 30-35 साल में जो जिम जाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं। सो वहाँ पे क्या है कि वेल्थ प्रोटेक्शन अगर आपको करना है तो यू शुड हैव म्यूचुअल फंड, और यू हैव टू हैव म्यूचुअल फंड। उसका रीज़न क्या है कि जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टाइमिंग करना कंपलसरी है, टाइमिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने राइट टाइम पे एंट्री नहीं लिया और राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो यू कैन बी इनटू ट्रबल। तो इसलिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो टाइमिंग को इग्नोर करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में टाइमिंग कभी नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स उसमें आपका इन्वेस्टमेंट्स हर समय होते रहना चाहिए। तेजी हो मंदी हो कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कभी बंद नहीं होना चाहिए। जिसको आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट बोलते हो, एसटीपी बोलते हो, वट एवर आप यू कैन से, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज अलग हो सकती है। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, म्यूचुअल फंड में भी तो स्टॉक्स जैसे रिस्क है, म्यूचुअल फंड वाले भी तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो हाउ इट कैन बी वेल्थ प्रोटेक्शन? वो लोग अलग अलग कंपनीज में करते हैं, एक वो हो सकता है। दूसरा क्या एनालिस्ट होते हैं, वो काफी सोच के। ओके, सो देखो इसमें क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं। ओके, सो इसमें आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन रिस्क ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टॉक इज हाई। अब वो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है उसमें, लाइक म्यूचुअल फंड वाला भी कर सकता है, चाहे कोई भी हो। ओके, जो डायरेक्ट स्टॉक्स है विच इज वेल्थ क्रिएशन,
इसमें क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होने चाहिए आपके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में? हाउ मेनी स्टॉक्स यू शुड होल्ड? आई थिंक अच्छी अच्छी कंपनी में 10-15 तो मिनिमम। ओके, आप बताओ, हाउ मेनी स्टॉक्स यू शुड ओन योर कंपनी इन योर पोर्टफोलियो? max 8 से 10। ओके, आप बताओ सोनू जी, आपके पोर्टफोलियो में लाइक कितने स्टॉक्स होने चाहिए? नम्रता मैडम आप बताओ। कम से कम सर 10 कंपनियां। ओके, सो देखो यहाँ पे सेबी के जो रूल्स है वो क्या बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक में, एक स्टॉक में नॉट मोर देन 10%, यानी कि 10% से ज़्यादा कोई भी स्टॉक में पोजीशन नहीं होनी चाहिए। एक सेक्टर में 30% से ज़्यादा पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और ये दो बेसिक फंडा है। तो अगर सपोज आप 10% लेते हो कम से कम एक कंपनी के अंदर एग्जांपल, तो मिनिमम 10 स्टॉक आपके पास में होने चाहिए कंपलसरी। ओके, आइडियली पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे तो आपका कोई भी स्टॉक में एक्सपोजर 5 से 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए। उससे कम होने रिस्क है, बट अगर चल गया तो रिटर्न भी उतना ज़्यादा है। हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। सपोज आपने पूरा पोर्टफोलियो एक ही शेयर में डाल के रखा है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो 30% प्लस भी हो सकता है, 30% माइनस भी हो सकता है। तो वो आपको नहीं करना है। सो बेसिकली दो तरीका होता है, म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ओके, अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड का अपन कभी सेपरेटली बात करेंगे। ओके, अभी अपन सीख रहे हैं उसके लिए, तो अपन उसी की बात करते हैं। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में दो तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के। एक होता है, दो अन्य टाइप के एनालिसिस होते हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस में आप सबसे पहले इकोनॉमी का स्टडी करते हो, टॉप डाउन अप्रोच में। देन आप इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हो, देन आप कंपनी का एनालिसिस करते हो। दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में जस्ट आप उसका उल्टा करते हो, सबसे पहले आप कंपनी का, इंडस्ट्री का एंड देन इकोनॉमी का स्टडी करते हो। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। जो टेक्निकल एनालिसिस है इसमें आप सेम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हो। यहाँ पे भी आप सबसे पहले क्या होता है, मेन जो इंडेक्स होता है अपना, ओके, जैसे इसमें निफ्टी या सेंसेक्स अपने जो इंडेक्स होते हैं एनालिसिस करते हो। देन आप सेक्टर का एनालिसिस करते हो या इंडस्ट्री का, देन उसके बाद में कंपनी का स्टडी करते हो। तो दोनों में मेथड सेम है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो, जैसे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, इकोनॉमिक मोड क्या है, बाद में कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, बाद में क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं ग्रोथ के, बाद में इसमें क्या कंसर्न हो सकता है कंपनी में इन्वेस्ट करने पे, या रिस्क क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे तो फिर अपन इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे, राइट? तो छोड़ देंगे ना उस कंपनी को, कंसर्न वाली कंपनी में जाना है क्यों अपने में। बट फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, भी डोंट नो। तो ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको इन सब चीज़ों की जानकारी करनी चाहिए, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस आप फॉलो करते हो। जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, प्राइस एक्शन समझना चाहिए। उसके बाद में आपको ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो अपने को समझना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होता है, आपके प्रोडक्ट्स को समझना जरूरी होता है, क्योंकि कई सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस, ओके, इक्विटी लीवरेज वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट्स को समझना जरूरी होता है। तो दैट्स हाउ वी डू टेक्निकल एनालिसिस। अब एक चीज बताओ, टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है?
सर आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया है। तो अपन चार्ट्स के बारे में पढ़े। चार्ट्स का मीनिंग क्या है? इट्स नथिंग बट हिस्ट्री। सो चार्ट्स में आप क्या कर रहे हो? हिस्ट्री पढ़ रहे हो। यहाँ पे प्राइस जैन 2008 में 6000 का प्राइस गिर के 3900 तक चला गया था, फिर प्राइस बढ़ा, फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर गया। सो दैट इज हाउ लाइक चार्ट का मतलब क्या है? नथिंग बट हिस्ट्री। तो पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जो जापानीज वो लोग क्या करते थे कि माचिस के तीन बेसिकली प्राइस को रिकॉर्ड करते थे, तीन से जोड़ते थे। तो सबसे पहले जो 19 का पहुंचा, उससे पहले आइडेंटिफाई करना चालू किया। 1995 में फिर स्टीव निक्सन आया, उसने क्या किया? कैंडल स्टिक्स पैटर्न लेके आ गया। 2005 में उसके बाद में रेनको चार्ट्स आ गए। सो ये क्या हो गया? हिकेनाशीज वगैरह अलग अलग टाइप के चार्ट्स आ गए। सो चार्ट का मीनिंग क्या होता है? इज नथिंग बट हिस्ट्री। ओके, सो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अपन स्टडी करने वाले हैं चार्ट्स के लिए कि चार्ट्स क्या होता है, क्या होता है। तो अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। सो जो सबसे पहले रहेगा कि व्हाट इज द लॉजिक, लेसन एंड एप्लीकेशन। सो जो अपन चार्ट्स पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? टेक्निकल एनालिसिस। उसके लिए क्या क्या टूल्स के रिक्वायर्ड है वो अपन देखेंगे, एंड उसके लिए क्या किस तरीके से उसको अप्लाई करना है मार्केट में, वो अपन स्टडी करने वाले हैं। सो लॉजिक, लेसन एंड रैशनल, ये 3 अपने बेसिकली कोर्स का कंटेंट का स्ट्रक्चर रहेगा। देखो आप यहाँ पे चार्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक टाइम एक्सेस और एक प्राइस एक्सेस। सो प्राइस एक्सेस है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लाइक 10,000, 11,000, 13,000, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से। यहाँ पे आपको राइट साइड में प्राइस दिखेगा। इन द बॉटम एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे तो जैसे कि अभी 2024 है, उसमें जनवरी, फरवरी, यहाँ पे नीचे की साइड में देखोगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नीचे की साइड में आपको टाइम एक्सेस दिखेगा। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ कि मार्च 2024 में एक लाइन मार्क करो, तो मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर रहा हूँ मार्च 2024 में। सो दिस इज नथिंग बट, सॉरी ये मई 2024 है, मैं उसको मार्च 2024 में लेके जाऊँगा। ये मार्च 2024 है। सो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा टाइम एक्सेस और प्राइस एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। अब ये टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं। बॉटम एंड पे आप देखोगे तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है, इसमें आपका टाइम चेंज कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग विद द डेली। सो डेली का मतलब क्या आता है? एक कैंडल जो यहाँ पे आप देख रहे हो दैट्स रिप्रेजेंट फॉर पर्टिकुलर डे का मूवमेंट। जैसे 23 अगस्त, ये 22 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त, ऐसे हर एक दिन का ये एक एक कैंडल है, यानी कि वो उस पर्टिकुलर डे की एक्टिविटी को पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर मैं डेली के बाद में यहाँ पे जाऊँगा तो वीकली। सो एक जो कैंडल है वो उस पर्टिकुलर वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 23 अगस्त, 16 अगस्त, 9 अगस्त, 2 अगस्त, 26 जुलाई, ये इस तरीके से। फिर मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँगा तो लेट्स से इफ आई डू इट मंथली, तो यहाँ पे आपका अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब। आप 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर 1 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो जो 1 कैंडल है वो 1 मिनट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे 329 का ये, और उसके बाद में 328, 27, 26, 25, 24, ये इस तरीके से हर एक एक मिनट को रिकॉर्ड कर रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिनट टू ईयरली टाइम फ्रेम तक आप इसको पूरा देख सकते हो। दिस इज ए ईयरली टाइम फ्रेम चार्ट, यानी कि ये अपना निफ्टी का ईयरली टाइम फ्रेम चार्ट है।
सो मतलब 2015-16 के बाद में 14 के बाद में कभी भी अपने को ऐसा रेड कलर का नीचे गया ही नहीं है। सो ये अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे, इज नथिंग बट हिस्ट्री अपने को देखने को मिल रहा है। ओके, व्हाट वी आर लुकिंग एट इज नथिंग बट हिस्ट्री। सो ऐसे ही देखो, पहले तो 2007-8 में भी मिला था लगातार वन साइडेड ऊपर, फिर एक ही कैंडल ऐसा बना के दबा के नीचे आ गया हो। वी डोंट नो कि व्हाट वुड हैपन, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कॉन्स्टेंटली ऊपर 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 जा रहा था लगातार। तो एक ही साल पूरा ऐसा जबरदस्त मंदी दिया। कुछ हुआ था ना, कुछ ओपन हुआ, सब प्राइम क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे 2008। ओके, तो ये क्या है, चार्ट्स है, चार्ट्स इज नथिंग बट हिस्ट्री। और यहाँ पे अपन कैंडलस्टिक चार्ट्स फॉलो करेंगे, जिसमें अपने को यहाँ पे हर एक दिन का, हर एक कैंडल का अपने को एक्टिविटी देखने को मिलेगा। सो उस एक्टिविटी को अपने को 4 पार्ट में अपने को डिवाइड करना है। ओके, सो उसके 4 पार्ट कौन से रहते हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। ओपन, क्लोज, हाई और लो। सो यहाँ पे अभी जैसे ये लास्ट 23 अगस्त का कैंडल का ले रहा हूँ मैं। सो ओपन हुआ, चलो एक बार सिंपल बेसिक लेते हैं एग्जांपल। 100 रुपये पे ओपन हुआ, क्लोज एट 130 रुपीज़, हाई बनाया इसने 150 रुपये का, लो बनाया 80 रुपीज़, रेट से 50 रुपये का, बहुत लंबा ले लेते हैं अपन। ओके, तो ये जो कैंडल है ओपन हुआ 100 रुपये पे और क्लोज हुआ 130 रुपीज़ पे। ड्यूरिंग द डे वो 150 तक गया और नीचे में 50 रुपये तक गया। अब पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि इस एक्टिविटी के अंदर विनर कौन रहा, बायर की सेलर? सेलर। ओके, आप बताओ। ये कोई भी स्टॉक है, उसमें एक दिन का मूवमेंट हुआ है। ओपन हुआ था सुबह 9 बजे के आसपास वो 100 रुपये पे, और क्लोज हुआ 130 रुपये पे। उस दिन हाई बनाया 150 पे और लो बनाया 50 रुपये का। ऊपर नीचे तक कितना ट्रेवल किया, लास्ट में जाते जाते 130 पे क्लोज हो गया। तो इसमें, इस सिनेरियो में बायर विनर हुआ कि सेलर? लो पे खरीदा होगा तो बायर, उसने 50 पे खरीदा और 130 पे क्लोज ओपन तो 100 एग्जैक्टली। सो दिन भर की क्या एक्टिविटी हुआ है उससे मतलब नहीं है, एंड ऑफ द डे विनर कौन है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, लेकिन लास्ट में विनर कौन हुआ, बस वही देखने का अपने को। एक सेकेंड, सॉरी है ना भैया, थोड़ी देर में करूँ फोन ना पाचन। सो लास्ट में जो कौन विनर हुआ वो अपने को अल्टीमेटली मैटर करता है। तो इस केस में जो विनर कौन हुआ यहाँ पे, ओपन एंड क्लोज। क्लोज हुआ ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में क्यों क्लोज हुआ, बिकॉज बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, डिमांड ज़्यादा थी, दैट्स वाई प्राइस क्लोज्ड हायर। अगर डिमांड नहीं होगी तो प्राइस नीचे की साइड में क्लोज होगा। सपोज करो आज स्टार्टिंग में आप लेट्स से मैंगो का बिजनेस करते हो, एग्जांपल मैंगो का आप ट्रॉली लेके आते हो, आपने मार्केट में प्राइस निकाला 500 रुपये पर दर्जन। स्टार्टिंग द सीजन मैंगो की प्राइस तो ज़्यादा रहती है, क्यों रहती है, बिकॉज ऑफ ह्यूज डिमांड। जैसे जैसे सीजन पीक आउट होता है, बारिश आना स्टार्ट होती है, मैंगो के प्राइसेस नीचे चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि डिमांड इज लो, सप्लाई इज हाई। कोई सेम केस यहाँ पे है, अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस वुड बी हायर, ऊपर की साइड ही क्लोज होगा वो। अगर जैसे डिमांड ज़्यादा थी 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ, अगर डिमांड ज़्यादा थी प्राइस फिर 50 तक कैसे चला, मतलब नीचे से क्यों? ड्यूरिंग द डे हो सकता है कि सुबह आया और कुछ ऐसा कोई भी इम्पैक्ट हुआ, न्यूज़ हुआ कि स्टार्टिंग 9 बजे बारिश आ गई स्टार्टिंग में, लोगों को डर था कि उसका मैंगो का माल है वो ख़राब हो जाएगा, बट उसने मैंगो का माल बचा के रखा है। 3 बजे वापस वो प्राइसेस ऊपर चली गई। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रीज़न हो सकता है, ड्यूरिंग द डे कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, अपने को उस पे नहीं जाना है। अपने को एंड ऑफ द डे कौन विनर हुआ, अल्टीमेटली अपने को उसको फॉलो करना है, दैट्स इट, राइट। अब सपोज करो कि एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें 100 रुपये पे ओपन हुआ, 80 रुपीज़ पे क्लोज कर दिया, ड्यूरिंग द डे 120 पे गया और लो बनाया लेट्स से उसने 75 का। अब इस सिनेरियो में कौन विनर हुआ, बायर की सेलर? सेलर विनर हुआ, क्योंकि 100 पे ओपन हुआ और 80 रुपीज़ पे क्लोज किया उसने। सेल सप्लाई वाज हाई, सेलिंग वाज हाई, इसके लिए प्राइस क्लोज लोअर। सो जब अगर आपका बायर विनर होता है, डिमांड ज़्यादा रहता है, ओके, तो उस टाइप के कैंडल का कलर क्या रहेगा, ग्रीन। सपोज करो कि यहाँ पे सेलर विनर है, तो कलर ऑफ द कैंडल वुड बी रेड।
चलो मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग पूछता हूँ मैं। ये वाले कैंडल का मैंने कलर छुपा दिया है अभी। ये वाले कैंडल का क्या कलर रहेगा? रेड। नीचे जाके क्लोज हुआ ना, नीचे डंडे रेड कैसे बताया आपने? कुछ भी बता दिया। सही। नहीं, वो नीचे जाके क्लोज हुआ ना, ये आता ही ना थोड़ा सा। ये नीचे जाके क्लोज हुआ नहीं, ये लो बना है नीचे का, लो जाके ग्रीन होगा सर आई थिंक। आराम से रिलैक्स, एग्जाम नहीं चल रहा, ध्यान से बताओ। अभी इतना आइडिया नहीं इसका है। आइडिया दिया ना आपको मैंने अभी। ओपन एंड क्लोज का डिफरेंस देखोगे क्या है। सो ओपन हुआ 24,184 पे और क्लोज हुआ 24,143 पे। सो इट क्लोज्ड 40 पॉइंट्स लोअर। तो व्हाट वुड बी द कलर? राइट, कलर ऑफ द कैंडल वुड बी रेड। चलो अभी इसका बताओ आप, एग्जाम ले लेते हैं। ये वाले कैंडल का बताओ। ज़्यादा हुआ ना, रेड है। नहीं, क्लोज लास्ट में देखो 2240 हाई ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है। देखो 22,319 पे ओपन हुआ, क्लोज्ड एट 22,403 पे। तो प्राइस क्लोज्ड अप, अब हुआ तो ग्रीन ग्रीन है। राइट। कलर ऑफ द कैंडल वुड बी ग्रीन, राइट। सो अगर कई बार आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें अगर इस टाइप के कैंडल्स हैं तो भी घबराने का नहीं होता है, अपने को देखने का होता है कि लाइक व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द कैंडल। खैर अपने को सर यहाँ पे मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे जो ग्रीन कलर दिख रहा है दैट मीन्स वो बायर का कलर है, जो रेड कलर दिख रहा है दैट मीन्स वो सेलर का कलर है। कई बार इस टाइप का कैंडल आपको देखने को मिलता है। देखो ये 587.60 पे ओपन हुआ, 1.2 पर 86.70 पे क्लोज्ड हो गया है। 1 पॉइंट लोअर क्लोज्ड हुआ, एकदम क्लोज हुआ, राइट। तो ये वाला कलर ऑफ द कैंडल वुड बी रेड। ये इस टाइप के जो कैंडल्स होते हैं जो एकदम सेम पॉइंट पे क्लोज हो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं डोजी कैंडल्स, उसको अपन बोलते हैं डोजी कैंडल। सो अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो बताओ। टिल नाउ एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? सोनू जी, नैतिक जी, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो बताओ। नम्रता मैम, टिल नाउ एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, प्लीज टेल। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। सो देखो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना। हेलो नैतिक जी, आवाज आ रहा है क्या आपको मेरा? जी यस सर, हाँ आ रही है। ठीक है, आगे चले अपन अभी। अब अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बोरिंग कैंडल एंड एक्साइटिंग कैंडल का। देखो बोरिंग कैंडल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि यहाँ पे जो ओपन एंड क्लोज है उनका जो डिफरेंस है, ओपन एंड क्लोज का जो डिफरेंस है विच इज कॉल्ड एज ए बॉडी। उसको क्या बोलते हैं अपन? बॉडी। हाई और लो का जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेंज। ये आपके जिम की जैसे ही है, ओपन एंड क्लोज का डिफरेंस विच इज कॉल्ड एज ए बॉडी, हाई और लो का जो डिफरेंस है विच इज कॉल्ड एज ए रेंज। जो बोरिंग कैंडल है, बोरिंग कैंडल का फॉर्मूला क्या होता है? योर बॉडी शुड बी लेस देन 1/2 ऑफ योर रेंज। और एक्साइटिंग कैंडल का मतलब क्या होता है? बॉडी शुड बी ग्रेटर देन 1/2 ऑफ योर रेंज। बॉडी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए रेंज के हाफ से। सो देखो बोरिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि रेंज का हाफ इज ग्रेटर देन बॉडी। एक्साइटिंग कैंडल का मतलब क्या होता है? बॉडी इज हायर देन 1/2 ऑफ द रेंज।
सो यहाँ पे जो बॉडी का मतलब है, जैसे ये वाला एग्जांपल हटा देते हैं एक बार अपन, ये वाला लेते हैं एग्जांपल। तो इस केस में जो बॉडी का डिफरेंस है वो क्या हो गया 30। प्लस माइनस को इग्नोर करना है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हाई और लो का जो डिफरेंस है वो क्या है यहाँ पे। सो इस केस में बॉडी और 1/2 ऑफ योर रेंज। बॉडी कितना हो गया इस केस में 30, 1/2 ऑफ योर रेंज कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2, सो विच इज 50। अब इन दोनों में से बॉडी ज्यादा है कि रेंज का हाफ ज्यादा है? रेंज का हाफ ज्यादा है। रेंज का हाफ ज्यादा है तो कौन सा कैंडल हो जाएगा ये? इट वुड बी ए बोरिंग कैंडल। ओके, ये कैंडल कौन सा हो जाएगा? बोरिंग। उसको ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि सपोज ये कैंडल लेता है बड़ा वाला ग्रीन, ओपन हुआ 24423 पे, 24423, क्लोज हुआ 24834, हाई बनाया 24861, लो बनाया 24410। यहाँ पे अभी बॉडी कितना हो गया 411 और रेंज का हाफ कितना हो गया 225.5, राइट। ये बोरिंग कैंडल होगा कि एक्साइटिंग कैंडल होगा? इट वुड बी एन एक्साइटिंग कैंडल। सो देखो आपके पास में फॉर्मूला आप किस तरीके से निकाल सकते हो इसमें। सो सबसे पहले तो अगर नॉर्मली अगर बेसिक फॉर्मूला से आप एकदम एग्जैक्ट निकाल सकते हो, बट जहाँ पे भी आपको क्लियर कट एक्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि एकदम क्लियर कट यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब एक्साइटिंग है। क्लियर कट रेड है, दैट मीन्स ये बोरिंग एक्साइटिंग है। जहाँ पे भी एकदम क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है जिसमें बॉडी ज़्यादा मोटा है, जो भी मोटे वाले कैंडल है बेसिकली वो सारे एक्साइटिंग कैंडल है। जितने भी ये बारीक कैंडल्स है, छोटे छोटे कैंडल है जिसमें पतली डंडियाँ ज़्यादा है, वो बेसिकली आपके बोरिंग कैंडल्स है। करेक्ट, इसका मोटा पार्ट ज़्यादा है, बॉडी ज़्यादा है, वो बेसिकली एक्साइटिंग कैंडल है। आपके लाइन में भी वैसे ही है, जिसका बॉडी स्ट्रॉन्ग रहता है वो एक्साइटिंग होता है, फिर दूसरा रहता है वो ऐसे रहता है। कई बार क्या होता है कि ऐसा मिडवे वाला मिल जाता है हमारे जैसा। तो ये वाला कैंडल है, जैसे ये वाला कैंडल कौन सा कैंडल है? ये बोरिंग है कि एक्साइटिंग है? ये 24,189 पे क्लोज हुआ और ये आधा बोरिंग लग रहा है, आधा ये लग रहा है, आधा बॉडी और आधा रेंज लग रहा है। तो इट्स लिटिल चैलेंजिंग कि कौन सा हो सकता है। तो फिर उसको अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कितना। ओके, अब आपका कौन ब्रोकर कौन सा है जिसमें आप ट्रेड करते हो? उसमें अब चार्ट्स है कि नहीं है? बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अभी एक बार tradingview.com पे जाना पड़ेगा इनिशियली, जब तक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं हो जाए तब तक। सो कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन करो आप यहाँ पे, tradingview.com पे आपको एज इट इज चार्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, क्लिक ऑन टाइप बोरिंग कैंडल। इसका ना एक बार आप फोटो ले लो। आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कैसे ओपन करना है वो आपको निकालना पड़ेगा। एक बार मोबाइल से आप ना फोटो ले लो इसका, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा लाइक इजी रहेगा। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। यू नीड टू क्लिक ऑन इंडिकेटर देन बोरिंग, और जो फर्स्ट वन है यहाँ पे उसी के ऊपर आपको क्लिक कर सूचित कर करवाना। आपको देखो यहाँ पे 3 तरह के कलर के कैंडल्स दिख रहे हैं अभी, एक ग्रीन, रेड और ब्लू। सो जो ब्लू कलर के कैंडल्स है ना वो सारे के सारे बोरिंग कैंडल्स है, और जो ग्रीन और रेड कलर के कैंडल्स है वो सारे के सारे एक्साइटिंग कैंडल्स है। तो आपको ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी इस केस में अपने को ये अभी निफ्टी का
5 अगस्त वाला कैंडल है एग्जाम्पल। सो अपन यहाँ पे 5 अगस्त वाला कैंडल, ये कौन सा कैंडल हो गया अभी जो अपन कैलकुलेट करके निकालने वाले थे। तो अपने को आजकल क्या सब रेडीमेड मिलता है, अपने को कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। ये अपन रेडीमेड अपन यहाँ से स्टडी कर सकते हैं पूरा का पूरा। इसका सर फायदा क्या होता है, मतलब बेनिफिट? वो अपन अभी पढ़ रहे हैं। सो जो बोरिंग कैंडल्स है वो ब्लू कलर के कैंडल्स है, और जो ग्रीन और रेड कलर के कैंडल्स है वो सारे के एक्साइटिंग कैंडल्स है। कर सकते हो ये, एक बार जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो वन बाय वन बताओगे। पहले आप बताओ ये वाला कैंडल कौन सा है, बोरिंग है कि एक्साइटिंग है? आप बताओ, ये पूरी आप बोलो। Exciting. सोनू जी आप बताओ, ये फोर्थ वन वाला जो कैंडल है वो बोरिंग है कि एक्साइटिंग है? एक्साइटिंग है सर। चौथा चौथा कैंडल boring candle. बोरिंग हाँ, कैंडल बोरिंग बोलेंगे। एग्जैक्टली Body वो बोरिंग less कैंडल than है। half क्यों? of the range. इसमें रेंज ज्यादा है, बॉडी कम है। और फिफ्थ वन आपका बोरिंग कैंडल है कि एक्साइटिंग कैंडल है? नम्रता मैडम आप बताओ, फिफ्थ वन वाला जो कैंडल है, पांचवा नंबर, बोरिंग है कि एक्साइटिंग है? Cycling candle. ये बताओ एक्साइटिंग। Exciting. हिंदी नहीं होता है। ये बताओ ध्यान से देखो, रेंज कितने होते इसमें पतली डंडी है ही नहीं, पूरा का पूरा ये बॉडी है, ठीक। फिफ्थ वन भी एक्साइटिंग है। छठा इज म्यूजिक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस को डाउट हो तो बताओ टिल नाउ। तो सिक्स वाला कौन सा कैंडल है? सिक्स्थ वन है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल स्टैंड्स फॉर द ट्रेंड रिवर्सल, जिसमें ओपन एंड क्लोज दोनों आपका सेम ही लेवल पे हो जाता है। जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, सो रिवर्सल का साइन बोलते हैं। जहाँ पे भी डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है बेसिकली वहाँ पे हो जाता है कैंडल, वहाँ पे टॉप हो जाता है, बॉटम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली ऐसा, बायर एंड सेलर दोनों एक ही लेवल पे इक्वल पोजीशन पे रहते हैं, दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। इसमें सर बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, कोई पार्टिसिपेंट को म्यूट करने के लिए बोलो ना। एक सेकेंड, सॉरी, आई थिंक अभी कर दिया है मैंने। सो अभी ठीक है। हाँ, सो जो डोजी कैंडल होता है विच इज स्टैंड्स फॉर द ट्रेंड रिवर्सल, जहाँ पे भी डोजी कैंडल बनता है वहाँ से उस स्टॉक का टॉप या बॉटम स्टार्ट होता है। सो एकदम टॉप पे अगर आपका डोजी कैंडल बनता है तो वहाँ से नीचे गिरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, और आफ्टर ड्रॉप इन प्राइस, जब एकदम गिर जाता है प्राइस उसके बाद में अगर डोजी कैंडल बनता है तो वहाँ पे उसका रिवर्सल होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सो डोजी और कैंडल सर एक स्टैंड्स बार फॉर पीछे जाओ ना, पीछे वाले स्लाइड पे, लास्ट वाले स्लाइड। हाँ हाँ, ये जो फिफ्थ है ना, वो कौन सा कैंडल है? बिकॉज उसमें जो बॉडी है राइट, वो करेक्ट। इज सो लेस देन हाफ ऑफ द रेंज, बट बराबर, तो इट्स अ बोरिंग कैंडल, और कैंडलस्टिक्स पैटर्न में उसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं बेसिकली। दैट मीन्स न्यूट्रल कैंडल का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे फर्स्ट वन है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं, जो सेकंड वन है उसको ग्रेविस्टोन डोजी बोलते हैं, थर्ड वन को इट्स ए नॉर्मल कैंडल। कोई इसको बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज में अबंडन बेबी टर्म यूज किया जाता है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फोर्थ वन इज ड्रैगन फ्लाई, फिफ्थ वन इज न्यूट्रल, सिक्स वन इज डोजी। तो वो इस तरीके से चलता रहता है, बट सिंपल अपने को बोरिंग एंड एक्साइटिंग कैंडल में ध्यान रखने का। फिर बाद में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न में जाएंगे अपन, बट एज ऑफ नाउ लाइक आपको सबसे पहले प्राइस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। प्राइस पैटर्न में दो कैंडल्स अपन ने देखे अभी, बोरिंग और एक्साइटिंग कैंडल। बोरिंग कैंडल में लड़ाई होती है, रेंज ज़्यादा होता है,
और एक्साइटिंग कैंडल में क्लियर कट विनर होता है, वेदर इट इज ए बायर और वेदर इट इज ए सेलर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सपोज करिए कोई भी स्टॉक XYZ स्टॉक, उसका प्राइस नीचे गिर रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ए। अब आप इसमें कौन से लेवल पे एंट्री करोगे? ए, दिस इज कॉल्ड पॉइंट बी। आप कौन से पॉइंट पे एंट्री करना पसंद करोगे इसमें? पॉइंट ए पे। ओके, इन्होंने बोला पॉइंट बी। अभी इतना नीचे जाएगा उतना और बताओ। हाँ, वही क्वेश्चन है कि आप कौन से पॉइंट पे एंट्री करोगे, ए पे, बी पे या सी पे? अभी पॉइंट डी हो गया, अभी बस पैसा खत्म, राइट। अब देखो, मैं इसी को थोड़े से डिफरेंट तरीके से यूज करता हूँ मैं। देखिए, एक बार म्यूट करो। इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। इसको, ये प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ पे आपका पॉइंट ए, बी, सी, ये डी इस तरीके से। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ई, एफ, जी। अब बताओ एफ पे, आप बताओ भाई डी। ओके, आप बताओ नम्रता मैडम, नैतिक जी, सोनू जी, एट व्हाट पॉइंट यू वुड लाइक टू टेक एंट्री? सर एफ एम तो ही नहीं कहीं। एफ सर एफ फॉर फिश। ग्रेट। सो देखो, आपने फट से एफ क्यों बोला यहाँ पे? बिकॉज यू हैव सीन द रिवर्सल। नैतिक जी, आपका बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रहा है, उसमें थोड़ा सा वापस म्यूट कर देना बोल के ना, चलेगा। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे ये अलग अलग, हर एक लेवल पे बायर भी है, हर एक लेवल पे सेलर भी है मार्केट में। कुछ लोग मार्केट में बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं। देखो, मार्केट 25,000 आ गया अभी, तो अभी 25,000 के लेवल पे भी कोई बाय कर रहा है ना, तभी तो मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन है। अगर कोई बायर ही नहीं होगा तो प्राइस नीचे चला जाएगा। बट हर एक लेवल पे लोग बायर भी, हर एक लेवल पे लोग सेलर भी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हर एक लेवल पे बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। आपने एफ क्यों आइडेंटिफाई किया सबसे पहले? बिकॉज आपने देखा कि उसका बॉटम है वो वहां पर, यू हैव सीन द बॉटम ओवर हियर, दैट्स व्हाई आपने एफ पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि भाई एफ पे बॉटम है, दैट्स व्हाई द प्राइस इज स्टार्टेड टू गोइंग अप। यहाँ पे तो आपका जो एंट्री है, सबसे लोवेस्ट रिस्क वाला पॉइंट कौन सा है यहाँ पे इस केस में? ई और एफ, राइट, दीज आर द लोवेस्ट रिस्क वाला पॉइंट। सो आपका जो एंट्री है यहाँ पे कौन से लेवल पे होना चाहिए आपका एंट्री? जहाँ पे कम से कम रिस्क हो, जहाँ पे कम से कम रिस्क हो, दैट इज वेयर द लोवेस्ट रिस्क वाला ट्रेड इज देयर। जहाँ पे कम से कम रिस्क हो, वहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। जहाँ पे आपका ट्रेड का चलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा से ज्यादा हो, दैट मीन्स वहां पे आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपको जहाँ पे भी है आपको ट्रेड लेना चाहिए। ओके, ये आपका एंट्री एक ऐसे लेवल पे होना चाहिए जहाँ पे कम से कम रिस्क हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, और वहां से सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी आपको मिले। दैट इज वेयर हाईएस्ट रिवॉर्ड इज देयर। लोवेस्ट रिस्क, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एंड हाईएस्ट रिवॉर्ड। आपका एंट्री इन तीनों एलिमेंट्स पे होना चाहिए। जहाँ पे भी तीनों एलिमेंट मिलते हैं वहीं पे आपका एंट्री होना चाहिए। जहाँ पे तीनों एलिमेंट नहीं है वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। तो इसमें ई और एफ वाले पॉइंट पे आपको सबसे कम रिस्क मिल रहा है, दैट्स व्हाई आपने ई वाला पॉइंट सिलेक्ट किया।
वहाँ से काफ़ी ऊपर बढ़ा, दैट्स वेयर द हाईएस्ट रिवॉर्ड इज देयर, एंड वहाँ पे ट्रेड का चलने का प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा है. ओके, सो योर एंट्री शुड बी एट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर यू गेट द लोवेस्ट रिस्क, हाईएस्ट रिवॉर्ड एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चंस को डाउट हो तो बताओ. सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अभी तो हमें ट्रेंड दिख रहा है, आगे फ्यूचर का भी दिख रहा है, पास्ट का भी दिख रहा है, बट लाइव सिनेरियो में तो अगर हमने देखा, जैसे मान लो हमने सोचा होता बी लोवेस्ट है या सोचा होता सी लोवेस्ट है, बट वो तो नीचे ही गिरता जा रहा था, तो वो कैसे आइडेंटिफाई? इसीलिए कोर्स ज्वाइन किया आपने. तो आपको समझ में आता आना चाहिए ना कि आप क्या पढ़ रहे हो. तो आप ना, क्वेश्चन क्या है कि अपने को एंट्री कहाँ पे लेना है जहाँ पे तीनों एलिमेंट मिले अपने को. तीनों एलिमेंट के लिए तो अपन कोर्स कर रहे हैं, राइट. सो अगर मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि ई और एफ वाला पॉइंट क्या है, तो आप क्या पढ़ोगे? मैं डायरेक्टली सीधा एच पे बताऊंगा ना आपको कि क्या है, तो टीवी में बताते हैं, राइट. सो देखो क्या होता है कि जो टीवी वाले लोग हैं उनका टारगेट सेगमेंट क्या होता है? दे वांट क्विक मनी, फटाफट पैसा बनना चाहिए तो ही उनको टीवी देखेंगे, अदरवाइज टीवी वाले को बेवकूफ समझेंगे वो. तो वो आपको एंट्री क्या देंगे? जी और एच पे लेंगे, फटाफट मूवमेंट आ जाए. देखो क्या होता है प्रैक्टिकल सिनेरियो में, जब प्राइस गिरता है तो डी और एफ के बीच में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं कंसोलिडेशन में. अब ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन क्या है कि कोई भी मार्केट जो होता है वो 5 फेज में काम करता है. ओके, 5 फेज कौन सा होता है? सबसे पहला फेज होता है विच इज नो इंटरेस्ट इनटू द स्टॉक. बारे में लिखता हूँ, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं उसका क्या मीनिंग है. Then, देखो कोई भी बिजनेस आपका जो है वो बेसिकली 5 फेज में काम करता है. सबसे पहले आता है नो इंटरेस्ट इनटू द स्टॉक, देन होता है रेंज बाउंड, सप्लाई चेकआउट, ब्लास्ट ऑफ एंड गो आउट. ओके, सो अभी जैसे अनिल अंबानी ग्रुप के स्टॉक्स है, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे? अभी नहीं, क्योंकि मार्केट में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करने का. दैट्स वाई क्या हो रहा है कि प्राइस कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है लगातार. नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इनटू दैट काइंड ऑफ कंपनी. जैसे अभी केमिकल सेक्टर है, उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे. दैट्स वाई प्राइस वेंट डाउन शार्पली. उसके बाद में क्या होता है? स्टॉक एंटर करता है रेंज बाउंड वाले फेज में. कोई भी बिजनेस आपने देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स एकदम रेंज में चलते रहते हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की रेंज में घूमते रहते हैं. करेक्ट. अभी जैसे रिलायंस है, पिछले 2-3 सालों से एक ही रेंज में है. HDFC बैंक 2021 की प्राइस पे चल रहा है अभी भी, मतलब 3 सालों में उन्होंने कुछ रिटर्न नहीं दिया. दे आर ट्रेडिंग रेंज बाउंड. कोटक महिंद्रा बैंक 1800 रुपये घूम रहा है काफ़ी टाइम से. देन इट कम्स टू सप्लाई चेकआउट. सप्लाई चेकआउट का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने सी वाले पॉइंट पे एंट्री किया था 2021 में, 2024 में वापस आपके प्राइस पे आ रहा है वो. आप क्या करोगे कि जो जिसको उस कंपनी के बारे में, उस स्टॉक के बारे में आइडिया नहीं है, उसने जस्ट रैंडमली किसी को फॉलो किया, टिप्स लिया XYZ, उसने सी वाले लेवल पे बाय कर लिया और प्राइस नीचे चला गया. 2 साल के बाद में प्राइस उसके ब्रेक इवन पे आया तो उसको क्या लगेगा? यार चल यार निकलते अपन, कैसे करके तो भाव आया है, एक बार का निकल जाता है, बाद का बाद में देखेंगे अपन, अभी तो पैसा मिल रहा है, वो निकल जाता है अपन. तो दैट्स वेयर द स्टॉक प्राइस एंटर इनटू द सप्लाई चेकआउट वाला फेज. तो इस फेज में क्या होता है? जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं वो सब निकल जाते हैं. बड़े लोग उसी का एडवांटेज लेते हैं. वो क्या करते हैं? जितने भी छोटे कस्टमर्स या छोटे जो रिटेलर्स रहते हैं उनका पूरा क्वांटिटी वो अपने पास में बाय कर लेते हैं. देन स्टॉक प्राइस एंटर इनटू द ब्लास्ट ऑफ वाला फेज. आपने कुछ स्टॉक देखा होगा कि 10%, 15%, 20% 2-3 दिन में बढ़ जाते हैं, राइट. सो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बिकॉज देयर इज नो सप्लाई, ओनली डिमांड इज देयर. हर कोई आदमी उस स्टॉक को खरीदना चाह रहा है. दैट्स व्हेयर द ब्लास्ट ऑफ वाला फेज कम्स इनटू द पिक्चर, जहाँ पे ये इस तरीके से रैली करता है. जब स्टॉक ऑलरेडी 50 का 500 हो जाता है तो उस एक्चुअल में उस स्टॉक की कितनी वैल्यू है वो उस इंस्टीट्यूशंस को या कंपनी के प्रमोटर्स को मालूम होता है. वो लोग क्या करेंगे? उसको बेच के निकल जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअल में उस कंपनी की वैल्यू कितनी है. जैसे पार्ले जी का बिस्किट अब 10 रुपये का आता है, क्या आप उसके 50 रुपये दोगे?
नहीं, आपको पता है कि इसकी एक्चुअल में मार्केट में 10 रुपये वैल्यू है, यहाँ नहीं तो दूसरी दुकान पे 10 रुपये में मिल जाएगा, तो आप दूसरी दुकान पे जाके खरीदोगे रादर देन 50 रुपये में, राइट। वही पार्ले जी का बिस्किट या मैगी का बिस्किट लेट से लोनावाला में है, आप उसको 50 रुपये भी दोगे क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो वो मैकेनिज्म चलता रहता है। तो ब्लोट वाले फेस में क्या होता है, लुकिंग एट द स्टॉक प्राइस का जो राइज होता है, कई सारे रिटेल लोग खरीद लेते हैं कि मार्केट आज तो पैसा डाल दो, आज नहीं डाला तो कभी नहीं डाला, मतलब टुडे इज द लास्ट डे टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। वो जब कोई ऐसा फेस रहता है आफ्टर डेली ने प्राइस जब कोई एंटर करता है और जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं वहाँ पे वो लोग अटक जाते हैं। वो जब अटक गए तो उसको लगता है कि मार्केट में कभी पैसा नहीं बनता है। क्यों नहीं पैसा बनता? बिकॉज ही एंटर्ड एट द रॉन्ग फेज ऑफ द मार्केट। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको कौन से फेज में एंट्री करना चाहिए? नो इंटरेस्ट, रेंज बाउंड, सप्लाई चोक आउट, ब्लास्ट ऑफ या ब्लो आउट, इन विच फेज यू शुड टेक एंट्री? लास्ट ऑफ द सप्लाई चेक। ब्लास्ट ऑफ या सप्लाई चोक आउट पे, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या होता है, हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग साइकोलॉजी रहता है, ट्रेडिंग प्रोफाइल रहता है, रिस्क पैटर्न अलग अलग रहता है। जैसे आपने कहा कि आपको ब्लास्ट ऑफ वाले फेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है सीधा, कोई जो इन्वेस्टर होगा वो एकदम बिल्कुल कम रिस्क लेना चाहेगा, वो बोलेगा कि बैठ जाओ लेके आए, अपने को आज नहीं तो कल भाव मिलेगा। वो EF वाले फेस पे एंट्री करके बैठ जाएगा, रेंज बाउंड वाले फेस में। सो आइडियली आपका जो एंट्री होना चाहिए वो रेंज बाउंड या सप्लाई चोकआउट वाले फेस में होना चाहिए। ब्लास्ट ऑफ में तो क्या होता है, पैसा ऑलरेडी बन चुका होता है, जैसा ब्लास्ट ऑफ वाला फेस। देखो आपको जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, DLF, ये भी रियल एस्टेट का कंपनी है, इंडिया का लार्जेस्ट रियल एस्टेट का कंपनी है। देखो 2008 से स्टॉक प्राइस कॉन्स्टेंटली नीचे गिरा, सब प्राइम क्राइसिस आया तो जबरदस्त मंदी आई, ओके। नोबडी वांटेड टू इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। इसमें आप देखो रेंज मोड वाला फेस कितने टाइम तक चला, राइट, ऑलमोस्ट 10-12 साल। रेंज मोड यहाँ से स्टार्ट हुआ 2009 से, और कब तक चला ये? 21-22 तक चला, 12 साल। इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया 12 साल में, क्योंकि उस पीरियड में पीपल वर बाइंग, पीपल वर सेलिंग, एकदम रेंज बाउंड चल रहा था, प्राइस एक ही लेवल पे था। देखो जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर आया, जो उसके प्रीवियस 2008-9 का प्राइस था, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, 2008 में कैसे ही करके मेरा भाव आया, बाई प्राइस आया, निकल जाते हैं, वो सप्लाई चोकआउट हुआ, वो निकल गया यहाँ पे। ये जो फेस चल रहा है पूरा एक साल, दिस इज द फेस विच इज कॉल्ड एज अ सप्लाई चोकआउट वाला फेस। अब क्या हो गया कि जो इंस्टीट्यूशंस थे जिनको एक्चुअल में कंपनी की सिचुएशन मालूम थी कि क्या चल रहा है कंपनी में, तो देखो इस कंपनी में क्या चल रहा था कि वाई DLF का एग्जाम्पल लेते हैं। सो यहाँ पे देखो कंपनी में क्या चल रहा था टिल 2015, 16, 17 तक देखोगे 30,000 करोड़ का लोन था इसके पास में, बोरोइंग था। वो लोन धीरे धीरे कम होकर कितना हो गया 2023 में 3,000 करोड़। सो इसने क्या किया, आदमी ने अपना एसेट्स बेचा, यहाँ पे 24,000 करोड़ का एसेट्स था वो बेच दिया उसने, एसेट्स बेच के उसने लोन रीपे कर दिया। तो जो 30,000 करोड़ की बोरोइंग थी वो कम होकर कितनी हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। सो 2020, 21, 22 के बाद से क्या हो गया कि इसकी टर्न अराउंड वाली सिचुएशन आ गई, यानी कि कंपनी ने अपना लोन कम कर दिया, डेट रिपे कर दिया पूरा का पूरा। नॉर्थ के जितने भी रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं उन सब में सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि नॉर्थ में बम्पर तेजी आई है रियल एस्टेट में। तो उसने क्या किया, लोन रिपे किया, उससे सीधा फायदा हुआ कंपनी को, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। सो जहाँ पे कंपनी लॉस मेकिंग थी कंपनी, वो प्रॉफिट में आ गई, 2,000-3,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाने लग गए। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे उस कंपनी की सिचुएशन जिसको मालूम थी कि भाई लोन रीपे कर रहा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गया, उन लोगों ने क्या किया, इसका पूरा क्वांटिटी खरीद लिया। उसके बाद में जब ब्लास्ट ऑफ वाला सीन आ गया तो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी देखो 300 का 900 हो गया है विद इन 1 ईयर, DLF जैसा स्टॉक। एंड अभी ये जो फेज चल रहा है विच इज प्रोबेबली ब्लोआउट वाला फेज चल रहा है। अब ये क्या होगा कि नो इंटरेस्ट इनटू द स्टॉक, देन उसके बाद में रेंज बाउंड चलेगा। कितने टाइम तक रेंज बाउंड चलेगा वी डोंट नो। रेंज बाउंड के बाद में अगेन सेम सिनेरियो चलता रहेगा।
सप्लाई चेकआउट, ब्लास्ट ऑफ, इस तरीके की। हर एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस ले लो आप, वो इनमें से कोई ना कोई एक फेस में रहेगा ही रहेगा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी पीवीआर है, कौन से फेस के अंदर चल रहा है आपके हिसाब से, ये बताओ। ये उसका स्टॉक का प्राइस है। मूवीज तो आप देखते ही हो, अभी आपके हिसाब से चार्ट भूल जाओ एक बार, जस्ट नॉर्मल बिजनेस कौन से फेस में चल रहा है वो? ओके, अब बताओ। चल ही रहा है। चल तो रहा है, लेकिन कौन से फेस में चल रहा है? नो इंटरेस्ट, रेंज बाउंड, सप्लाई चेकआउट, ब्लास्ट ऑफ या ब्लो आउट? सप्लाई चेकआउट। ओके, इसको भूल जाओ एक बार, इसको बंद कर दो। उसके हिसाब से तो अगर देखोगे सिनेरियो मार्केट के हिसाब से तो लोगों को इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन ओटीटी पे शिफ्ट हो गए, तो अभी लोग भी दैट मीन्स आपके हिसाब से बिजनेस कौन से मॉडल पे है? नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट। अब आप बताओ। उसका क्या था? नो इंटरेस्ट इनटू द स्टॉक, देन उसके बाद में आता है आपका सप्लाई, रेंज बाउंड, सप्लाई चेकआउट, ब्लास्ट ऑफ एंड ब्लो आउट। रेंज बाउंड। रेंज बाउंड में आप बताओ। नम्रता मैडम आप बताओ, पीवीआर आइनॉक्स आपके हिसाब से वो भी कौन से फेज के अंदर है? क्वेश्चन रिपीट करो, आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, एक मिनट, ये जो पीवीआर आइनॉक्स का जो बिजनेस मॉडल है वो कौन से फेज के अंदर है अभी? वो नो इंटरेस्ट के अंदर है, या रेंज बाउंड में, या सप्लाई चेकआउट में? इन विच फेज इट इज? सप्लाई चेकआउट। सप्लाई चेकआउट, ओके। सोनू जी आप बताओ। EF के बीच में है सर। देखो, अभी आप उसका प्राइस चार्ट देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा उसका। ये पीवीआर का है, अभी जब ये बढ़ रहा था लगातार, मतलब सिंस 2017 के प्राइस पे ये भी है। 2017 में इसका प्राइस 1450 रुपये था, अभी भी 1485 रुपये। इन बिटवीन पिछले 5-6 सालों में इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। सो ये क्या है, रेंज बाउंड वाले फेस में चल रहा है अभी, मतलब पूरा का पूरा रेंज बाउंड चल रहा है, स्टॉक प्राइस में कुछ रिटर्न नहीं है। क्यों नहीं है रिटर्न? उसका लॉजिक आपने बताया कि भाई अभी एवरीबॉडी वांट्स टू गो फॉर मोबाइल ओनली, नोबडी वांट्स टू लुक एट थिएटर, टीवी, ये वो, क्योंकि कोई पिक्चर नहीं आई, कोई भी ढंग की मूवीज ही नहीं आई जो लोग थिएटर में जाके देखें। तो इसलिए क्या रेंज बाउंड वाले फेस में है एज ऑफ नाउ। अब ये फेस कितना लंबा चलेगा कि जब तक सलमान शाहरुख की पिक्चर नहीं आएगी तब तक नहीं चलेगा कोई, वो जब मूवी आएगी उसके बाद में टर्न अराउंड होगा ये, राइट? तो वो सिचुएशन चलती रहेगी है टिल द टाइम मूवीज आर नॉट है। तो ये बिजनेस मॉडल है। यहाँ से प्राइस सेक्शन देखने से आपको पूरा मालूम चलेगा कि कौन से फेस के अंदर एंटर कर रही है। रिवर्स नहीं होता, रिवर्स भी हो सकता है। मान लो रेंज बाउंड चला, वापस से नो इंटरेस्ट पे आ गया, हो सकता है ना, इसीलिए तो आपको रेंज बाउंड और सप्लाई चेकआउट के बीच में आपको देख के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लास्ट ऑफ में क्या होगा कि फटाक से बढ़ जाएगा तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा। कि जैसे हम सुबह एक बार स्टडी कर रहे थे ये नेटवर्क 18 का, ये अभी कौन से फेस के अंदर है बताओ? प्राइस ऊपर का नीचे, रेंज बाउंड इंटरेस्ट या रेंज बाउंड। नो इंटरेस्ट या रेंज बाउंड। सो अभी देखो ये स्टॉक नो इंटरेस्ट था कॉन्स्टेंटली लगातार, ओके। प्राइसेस काफ़ी नीचे गिर गई, 650 का स्टॉक गिर के कितना आ गया, 70-80 रुपये आ गया, और तब से ये रेंज बाउंड चल रहा है, एक ही लेवल पे घूम रहा है। 2022 में इसने ऊपर बढ़ना चालू किया, वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर बढ़ रहा है। तो एज ऑफ नाउ ये सप्लाई चेकआउट वाले फेज के अंदर चल रहा है। जिनका प्राइस पहले इन्होंने खरीदा हुआ था जेन 2022 में, उनका प्राइस वापस 2024 में आया, या जिसने यहाँ पे खरीदा हुआ था पहले 2011 में, उनका प्राइस वापस आया। वो लोग क्या कर रहे हैं, निकल गए इसमें से। यहाँ पे कितने में था? 611। सो अभी क्या है, ये कौन से फेज के अंदर है? दिस इज इनटू सप्लाई चेकआउट वाला फेज। उसके बाद में क्या होगा, देयर विल बी ब्लास्ट ऑफ, देन ब्लो आउट वाला फेज। तो ये इस तरीके से ये पूरा पैटर्न चलता रहता है, लास्ट ऑफ में सर ऊपर जाता है, कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता रहता ब्लो है। आउट में ब्लोआउट में वापस सेलिंग स्टार्ट होना चालू हो जाता है, जब स्टॉक ऑलरेडी 50 का 500 हो गया, देन अगेन सेलिंग आना स्टार्ट होता है, प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाता है।
क्वेश्चन है कि ये जो ब्लास्ट ऑफ वाला फेज स्टार्ट होगा या सप्लाई चॉकआउट वाला फेज कितने टाइम तक चलेगा, वो अपने को नहीं पता होता है। वो पता होता तो अपन मुकेश अंबानी होते अभी तक, राइट? क्योंकि अपन एग्जैक्ट जनवरी 2024 में एंट्री करते हैं और अपन दिसंबर 24 में बेच देते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि जैन में बढ़ने वाला है, दिसंबर में बेच दो। तो अपने को वो बिजनेस मॉडल अपने को देखना पड़ेगा कि लाइक ये कितने टाइम तक ये सप्लाई चॉकआउट वाला फेस रह सकता है, उसके बाद में फिर अपने को अभी परफॉर्म करेगा, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ये सारी अगर आपको वो सब इग्नोर करना है कि आज नहीं तो कल ये केवल और केवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा स्टॉक प्राइस चार्ट के हिसाब से, तो लेके बैठ जाओगे। क्वेश्चन है कि आपको टाइमिंग का नहीं पता कि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, राइट? क्योंकि वो फंडामेंटल चेंज होने में टाइम लगता है, टेक्स टाइम, बट प्राइस पैटर्न आपको पहले से बता देता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो बताओ टिल नाउ। नेटवर्क 18 CNBC जो आप देखते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? आगे चले अपन। कोई भी स्टॉक रहेगा इन 5 में, ये 5 आपका जिम अभी कौन से बिजनेस मॉडल में, ये बताओ इनमें से कौन सा फेस के अंदर है? लास्ट एग्जैक्टली है, वो मालूम ही है, वो लास्ट वाले फेस के अंदर है। अभी तो आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा ओपन करनी चाहिए आइडियली, क्योंकि ये टाइम है पैसा बनाने का। सो दैट्स लाइक कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, खूब डिमांड में रहता है, दैट्स वेयर द ब्लास्ट वाला फेस, और वो आने वाले टाइम पे रहेगा, क्योंकि अभी हर एक आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो गया, तो उसको चाहिए चाहिए वो सब चीज़ें, डिमांड भी जाता है डिमांड भी ज़्यादा है, राइट? लाइफ में ये सेक्टर। एग्जैक्टली। तो कोई ना कोई बिजनेस आपका एक मॉडल उसमें रहेगा। एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी सी अलग टाइप की कंपनी है, उसका नाम बताओ। नॉर्मल कंपनीज का तो आप खुद स्टडी कर सकते हो। क्या आपने कभी नाम नहीं सुना होगा इस कंपनी के लिए, इसके लिए उटपटांग कंपनी ले रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है? कंपनी का नाम है जेटटेक इंडिया। आपने नाम सुना है कभी इसका? नहीं सुना, इसलिए एग्जाम्पल लिया है। देखो ये कंपनी, इसका बिजनेस ओवरव्यू बता दो। ये 3 बिजनेस सेगमेंट के अंदर है ये कंपनी, ओके? एक बिजनेस सेगमेंट है थीम पार्क डेवलपमेंट, सेकंड है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, और तीसरा है टेक्निकल स्पेशलाइजेशन। सो इसका लाइक जो स्पेशलाइजेशन में 74 करोड़ का रेवेन्यू आया, 90 करोड़ के इसके पास में ऑर्डर बुक है, यहाँ पे 40 करोड़ का रेवेन्यू आया और 79 करोड़ का ऑर्डर बुक है। थीम पार्क डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे नेहरू के अंदर वो वंडर पार्क बना हुआ है, आपने सुना होगा, तो ये बेसिकली उस टाइप के इसने अलग अलग ये थीम पार्क बनाए। ये काम ये कंपनी करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, वेस्ट वाटर वगैरह है, उन सबसे ये चीज़ें बनाता है, बेसिकली थीम पार्क। ओके, ये इसका बिजनेस मॉडल है। थोड़ा सा अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है ये। इसका ऑर्डर बुक है अभी करंटली कहाँ कहाँ पर है, कंप्लीट किया है उसने, अभी करंट ऑर्डर बुक है। आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक कि ये कौन से फेज के अंदर है ये मॉडल? इज इट इनटू नो इंटरेस्ट और इनबाउंड? आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस आई थिंक नो इंटरेस्ट में जाएगा अभी, तो मतलब लोगों को पता ही नहीं। लास्ट और सप्लाई चौक सप्लाई चौक तो नहीं होगा अभी तक, लोगों के इंटरेस्ट में नहीं आया है। ओके? और तो देखो इसका स्टॉक प्राइस देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कौन से फेज के अंदर है। ये इसका स्टॉक प्राइस है, ये अभी 5 जून को लिस्ट हुआ है, कंपनी नया कंपनी है। 5 जून को 110 रुपये प्राइस था इसका, अभी प्राइस 300 रुपये। सो देखो आपको नहीं मालूम था वो कंपनी, बट कई लोगों को मालूम था ना, जिन्होंने एडवांटेज ले लिया इसका, क्योंकि उनको बिजनेस मॉडल बहुत सही लगा इसका कि भाई थीम पार्क डेवलप करना है, गवर्नमेंट पैसा देने वाली है और कुछ करना नहीं है। हर एक जगह बढ़ेंगे ना, टूरिज्म का बढ़ाना ही पड़ेगा इनको, अलग अलग कॉलोनीज वगैरह बनेगी तो इन सबको करना ही पड़ेगा। तो एक और चलो अलग कंपनी लेते हो, वो आप अभी भी खरीद सकते हो, तो कुछ बड़ा ही नहीं है अभी तक ज़्यादा। ये कंपनी है सेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक तो ये लेके होगा 3
सॉरी तो तो देखो ये जो कंपनी है सेट इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक ये इसका बिजनेस मॉडल है। ये क्या करती है, एक तो इसने इन्वेस्टमेंट्स करके रखा है इंजीनियरिंग सेगमेंट में, पैकेजिंग के अंदर है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, फिनटेक में और ग्लोबल कॉमर्स में। ये इसके 4 से 5 बिजनेस मॉडल है। इन्वेस्टमेंट्स में उसने एरोफ्लेक्स करके कंपनी है, उसके अंदर 66.99% स्टेक है। ये कंपनी इंजीनियरिंग का काम करती है अगेन, फिर उसमें 55% है यहाँ पर, और ये कंपनी में 51% स्टेक है। वो उन्होंने अलग अलग और जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, ये इसका कंपनी का बिजनेस मॉडल है। सो इंजीनियरिंग या एरोफ्लेक्स, एरोफ्लेक्स का नाम सुना होगा आपने बेसिकली। पाइप्स वगैरह है शायद। एरोफ्लेक्स क्या है, लिस्टेड कंपनी है। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये जो स्टील के आप देखते हो ना, ये जो नल वाटर ट्यूब, ये जो पाइप वगैरह आते हैं ना इस टाइप के, वॉशिंग मशीन में लगते हैं ये सब टाइप के। ये जैसे आजकल सैनिटरी वेयर बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको, मेटल वायर, ये काम है इस कंपनी का। ओके, तो उस बाथरूम फिटिंग्स वगैरह वो सब में आता है। ठीक है, एरोफ्लेक्स ये कंपनी है, फिटिंग्स के अंदर है बेसिकली, हाइड्रोलिक। उसके अंदर इस कंपनी का 67% स्टेक है। अब आप बताओ ये कौन से बिजनेस मॉडल के अंदर है? तो इन्वेस्टमेंट ही कर रही है, इसका खुद का तो प्रोडक्ट है ना, खुद के प्रोडक्ट। So basically, it's a holding company. Sorry. Basically, it's a holding company. ये होल्डिंग कंपनी है बेसिकली। ये दोनों काम है इस कंपनी के, होल्डिंग कंपनी भी है और खुद का बिजनेस भी है। इसका खुद का सेट इंडस्ट्रीज का सेल्स है 500 करोड़ का। छोटी कंपनी है। इसके पास में अगर आप देखोगे कैश इक्विवेलेंट है इसके पास में 336 करोड़ का कैश पड़ा है उसके पास में। और कंपनी कितने की है? 1300 करोड़ की कंपनी है केवल। स्मॉल साइज, छोटी कंपनी 1300 करोड़ में 300 करोड़ कैश पड़ा है, 500 करोड़ का खुद का सेल है, राइट। कंपनी 18-19 ये मतलब 40-45 करोड़ का खुद कंपनी प्रॉफिट बना रही है। तो ये कौन से बिजनेस मॉडल के अंदर है? राइट, सप्लाई चॉकआउट या ब्लास्ट ऑफ वाले फेज के अंदर आप बोलोगे उसको। ओके, अब आप इसके स्टॉक प्राइस देख लो कहाँ पर है, आपको आइडिया लग जाएगा। ये इसका स्टॉक प्राइस है। अभी ये रेंज बाउंड ही चल रहा है टेक्निकली आप बोलोगे तो। ये ब्लास्ट ऑफ वाले फेस में कब जाएगा? जब ये 138-140 को निकाल देगा तब। अभी तक ये कैसा है, एकदम रेंज बाउंड वाले फेस के अंदर ही चल रहा है। जाने वाला एक कंफर्म कुछ नहीं होता मार्केट में। ठीक है, चले आगे अपन। तो थोड़ा सा एक मोटा मोटी आपको आइडिया लगना चाहिए कि कौन से फेस के अंदर है ये। सर अभी इससे पहले आपने जो दिखाया था जेनटेक फॉर एग्जांपल, अभी उसका ब्लास्ट ऑफ शुरू हो गया, तो आइडियली हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या उसका चैप्टर 12 क्लास 12 का क्वेश्चन आपने क्लास 1 में पढ़ा। ठीक है, आपको क्या है कि धीरे धीरे मार्केट से लिंक होना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में इस तरीके की भी कंपनियां हैं या उस तरीके का प्राइस बिहेवियर हुआ है। तो आपको आज के दिन में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है, बट क्या है कि यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप तो अभी जैसे मैं आपको आपकी इंडस्ट्री का पूछूंगा तो आप डे 1 पे थोड़ी मेरे को सारा कुछ बता दोगे, बता भी दोगे तो भी मैं कर थोड़े पाऊंगा। तो थोड़ा सा धीरे धीरे बिल्ड करते हैं अपन उसको। ठीक है, आगे चले। देखो अभी क्या होता है, अपन टेक्निकल चार्ट्स पढ़ रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स में जैसे अपन ने स्टार्टिंग में इंडेक्स का स्टडी करना चाहिए, देन सेक्टर का, देन कंपनी का। तो उसके लिए क्या होता है, अपने को प्राइस पैटर्न स्टडी करना पड़ेगा। सो टोटल मिला के अपन 4 प्राइस पैटर्न होते हैं वो अपन स्टडी करेंगे।
दो डिमांड जोन के पैटर्न होते हैं, दो आपके सप्लाई जोन के पैटर्न्स रहते हैं। डिमांड जोन के दो पैटर्न होते हैं, क्या क्या होता है वो देखते हैं अपन अभी। सपोज करो कोई भी स्टॉक एक्सपायर्ड स्टॉक, उसका प्राइस अभी नीचे जा रहा है, ओके। अब प्राइस किधर जाएगा, यहाँ पे सपोज करो, चलो अभी बायर एंड सेलर के बीच में फाइट चल रहा है, प्राइस किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? दो दिन के अंदर होगा ये, तो अभी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। किधर जाएगा आप बताओ? दोनों में से कोई जीतेगा। राइट, प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। सपोज करो इस केस में विनर हुआ बायर, सो इस पैटर्न का नाम क्या हो गया? ड्रॉप, बेस एंड रैली। ड्रॉप, बेस, रैली। सो इस पैटर्न का नाम क्या है यहाँ पे अभी? ड्रॉप, बेस और रैली। क्यों इसमें विनर बायर हुआ? दैट्स व्हाई द पैटर्न नेम इज ड्रॉप, बेस एंड रैली का पैटर्न, ओके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन अभी। यहाँ पे प्राइस रैली कर रहा है, बढ़ रहा है लगातार। अब इस सिनेरियो में प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? यहाँ पे भी ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। सो इन केस कि यहाँ पे रैली, बेस, रैली, इस पैटर्न का नाम क्या हो गया? रैली, बेस। तो इन केस प्राइस ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे क्या हो गया कि प्राइस नीचे चला गया। सो प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहा है लगातार, ड्रॉप हुआ, फिर बेस बनाया और ऊपर जाने के बजाय इसने क्या किया? नीचे जाना चालू कर दिया। सो पैटर्न का नेम क्या है? ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। सो द पैटर्न नेम इज ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप। सेम यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं। प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, रैली हुआ, फिर बेस बना और ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे क्या हो गया? प्राइस नीचे चला गया। सो इट्स ए रैली, बेस एंड ड्रॉप। सो पैटर्न नेम इज रैली, बेस, ड्रॉप का पैटर्न। सो दो तरीके के पैटर्न रहेंगे डिमांड जोन के, दो तरीके के पैटर्न रहेंगे आपके सप्लाई जोन के। ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली इज द पैटर्न ऑफ डिमांड जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप एंड रैली बेस ड्रॉप इज द पैटर्न ऑफ सप्लाई जोन। अब आपको यहाँ पे दो चीजें कॉमन देखने को मिली है। क्या कॉमन है बताओ? बेस, एक तो बेस कॉमन है और ड्रॉप, रैली। तो इन द केस ऑफ डिमांड जोन आपका यहाँ पे जो रैली है वो कॉमन है, विच इज रैली का कलर का कैंडल कौन सा रहेगा? ग्रीन। और जो ड्रॉप का कलर कौन सा रहेगा? विच वुड बी रेड कलर का कैंडल। बेस आपका हमेशा कौन से कलर का रहेगा? ब्लू। बेस आपका जो ये बोरिंग कैंडल्स है वो ब्लू कलर के रहेंगे और जो ये ड्रॉप है वो हमेशा रेड कलर का रहेगा। तो ये आपका ब्लू कलर का कैंडल वुड बी ऑलवेज बोरिंग कैंडल, दिस वुड बी ऑलवेज योर एक्साइटिंग कैंडल, वाला भी आपका क्या होगा? एक्साइटिंग कैंडल रहेगा। देखो उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसको नाम दे दिया है यहाँ पे लेकिन, बेस एंड लेग आउट, लेकिन बेस एंड लेग आउट। सो अपन उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। तो यही ध्यान रखना कि जो ये वाला पैटर्न रहेगा वो हमेशा एक्साइटिंग कैंडल, बीच में बोरिंग कैंडल, फिर वापस एक्साइटिंग कैंडल, ओके। सो अभी ये पैटर्न का नाम क्या है? यहाँ पे भी मेरा कर्सर है, एक्साइटिंग और बीच में बोरिंग है, फिर एक्साइटिंग। तो इन ये डिमांड जोन में से इनमें से कौन सा पैटर्न है?
ड्रॉप बेस रैली है या रैली बेस रैली है? रैली बेस रैली। ओके, दूसरा लेते हैं कोई भी। ये वाले पैटर्न का नाम बताओ। ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप बेस रैली इट्स ए ड्रॉप बेस रैली रैली का पैटर्न है। ओके, ये वाले पैटर्न का नाम बताओ यहाँ पे भी। ड्रॉप बेस रैली 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 बेस चलो मैं आपके हेल्प कर देता हूँ थोड़े। अब बताओ। रैली बेस रैली करेक्ट। पैटर्न का नाम बताओ। रैली बेस रैली रैली बेस रैली, राइट। ये वाले पैटर्न का नाम बताओ। ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस ये बताओ। ड्रॉप बेस रैली ये बताओ यहाँ पे। ड्रॉप नहीं ड्रॉप बेस ड्रॉप अच्छा, ड्रॉप बेस ड्रॉप, राइट। ये वाले पैटर्न का नाम बताओ जो मेरा कर्सर है। ये भी ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस अच्छा, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये तुम्हारा कर्सर है, उसका नाम बताओ भी। रैली बेस ड्रॉप रैली की तरह ये ग्रीन कलर का कैंडल विच इज रैली हो गया, बेस हो गया ड्रॉप। सो देखो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, लेग आउट से करना है। दिस इज योर लेग आउट, फिर बेस बना, यहाँ पे आपका खत्म हो गया। देखो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं अपन एक बार और। सो आपको स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या है? स्टार्ट द करंट मार्केट प्राइस। Okay. पहले एक चीज बताओ, कोई फ्लैट है उसका 2 BHK फ्लैट का प्राइस इज 1 CR है, तो आप उसको 1 CR में खरीदोगे या 110 में खरीदोगे या फिर 90 lakhs में खरीदोगे? कब में खरीदोगे? आप उससे बार्गेनिंग करोगे कि भाई कम कर थोड़ा सा, 90 में दे या 95 में दे। ऐसा थोड़ी है कि अपन उसको ज़्यादा दे देंगे। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, जब भी अपन बाय करते हैं तो वी डू बार्गेनिंग ऑन द लोअर साइड। जब अपन सेल करेंगे तो अपन बार्गेनिंग करेंगे हायर साइड में। प्राइस चल रहा है 1 CR, तो अपन उसको बोलेंगे तो 110 दे, 115 दे, 120 दे मेरे को। तो वहाँ पे अपन हायर की साइड में सेल करेंगे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लोअर साइड में अपन देखेंगे। सो लुक लेफ्ट एंड डाउन and identify the area from where strong buying is started. Left and down and identify the area from where the strong buying is started. कौन सा एक ऐसा लेवल है जहाँ से strong buying start हुआ है, वो अपने को यहाँ पे देखना है। So which is the step 2. तो step 3 क्या है? Identify the pattern. पड़ेगा अभी। सो अपन कोई भी स्टॉक का बाय कर रहे हैं, जैसे कि अभी ये BPCL है। सो स्टार्ट करना है आपको करंट मार्केट प्राइस से। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो करंट मार्केट प्राइस अभी 352 है, राइट। सो 352 पे करंट मार्केट प्राइस मैंने ड्रॉ कर दी। स्टेप 2 क्या है? लुक लेफ्ट एंड डाउन एंड आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग एज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है?
स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बाइंग का, 323 which is यहाँ पर this is the area from where the buying edge started, close to this level 327 के आसपास। स्टेप 3 क्या है, आइडेंटिफाई द पैटर्न। इस पैटर्न का नाम क्या है यहाँ पे भी, ड्रॉप बेस रैली। इट्स अ ड्रॉप बेस रैली। सो जो भी आपको बाइंग करना है वो इसी लेवल के आसपास आपको करना है। ओके, स्टॉक लेते हैं अपन कोई भी एक। अभी स्टार्ट करना है, करंट मार्केट प्राइस 2759। स्टेप 2 क्या है, लुक लेफ्ट एंड डाउन एंड आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है, 91106 ये वाला लेवल, राइट। दिस इज फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। ये देख सकते हैं। वो भी है, बट जब प्राइस नीचे गिरेगा पहले तो इधर आएगा, फिर उसके बाद इधर आएगा, राइट। ऐसे तो बहुत नीचे रहेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ है बेसिकली 280 रुपये से। सो जो भी नियरेस्ट वन है वो आपको देखना है कि कहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ तो बेटर रहेगा। आइडेंटिफाई द नियरेस्ट एरिया वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। सो यहाँ पे जो नियरेस्ट एरिया है वो ये है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है। तो इस पैटर्न का नाम क्या है, रैली बेस रैली। इट्स रैली बेस रैली। निफ्टी का देखते हैं अपन अभी। स्टार्ट करना है करंट मार्केट प्राइस से, which is 24823 का लेवल। लुक लेफ्ट एंड डाउन एंड आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है निफ्टी में, 24171 ये वाला लेवल जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ है। ये ऊपर वाला यहाँ पे इस पैटर्न का नाम क्या है, वो भी है बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप, which is ड्रॉप बेस रैली। उसके बाद ये भी है ड्रॉप बेस रैली। तो पैटर्न है। सेलिंग का देखते हैं अपन थोड़ा सा भी। चलो एक बाइंग का कर लो आप खुद। आप बताओ। स्टार्ट विद करंट मार्केट प्राइस which is 2998। स्टेप 2 क्या है, लुक लेफ्ट एंड डाउन आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहाँ, 60 स्टेप 3 क्या है, ड्रॉप बेस आइडेंटिफाई द बाइंग। आइडेंटिफाई द पैटर्न which is drop based rally। perfect, let's look at for selling also थोड़ा बहुत। करंट मार्केट प्राइस लुक लेफ्ट एंड अप हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि अपन सेल कर रहे हैं यहाँ पे भी। कौन सा लेवल है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, 5502 ओके 5502 ये वाला। हाँ, आइडेंटिफाई द पैटर्न ओवर हियर, ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, करेक्ट। उसके नीचे भी यहाँ पर है, ड्रॉप बेस ये भी एक नियरेस्ट वन विच इज ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप का लेवल। ओके बताओ। स्टार्ट विद करंट मार्केट प्राइस 7088। लुक लेफ्ट एंड अप एंड आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द सेलिंग एज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, 7394 ड्रॉप बेस ड्रॉप ये रैली बेस। ओके। सो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेलिंग स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, विच इज दिस वन। रैली बेस ड्रॉप। सो यहाँ पे आपका पैटर्न का नाम क्या है, रैली बेस एंड ड्रॉप, जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर भी है विच इज ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ पे भी है रैली बेस एंड ड्रॉप। ओके, 2-3 और प्रैक्टिस करते हैं एक बार। हिंदुस्तानी रिली हो, चलो ये ले लो इंटेलेक्ट। स्टार्ट विद करंट मार्केट प्राइस। स्टेप 2 क्या है, लुक लेफ्ट एंड अप एंड आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द सेलिंग एज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, 1109 1060 1109 के आसपास जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, राइट। ड्रॉप बेस। ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, दैट इज द अगला स्टेप। ये स्टेप इसको क्या बोलेंगे, जो ग्रीन कैंडल बाइंग के फिर बेस बना फिर ड्रॉप बना। सो इट्स ए रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। करेक्ट। एक अपने चीज को कंफ्यूजिंग है कि नियरेस्ट पॉइंट कौन सा देंगे,
कितना पास लगे, जो भी नियरेस्ट है, फर्स्ट वन जो भी है वो देखना है आपको। क्योंकि वहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ कहाँ पे? ये हाथ सेम- लगा के बताओ। ये सेम नहीं, आपको इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ से जाना है आपको, जो पहला सेल में देखा। इधर से स्टार्ट करना है आपको, जहाँ से सेलिंग स्टार्टिंग हुआ है। लुक लेफ्ट एंड अप एंड आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द सेलिंग इज स्टार्टेड। अपने को इधर देखने का है। तो इस पैटर्न का नाम क्या है यहाँ पे अभी? ड्रॉप बेस इट्स ए ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप का पैटर्न है। ओके, कर सकते हो ये। सो अब थोड़ा सा एक लास्ट पढ़ते हैं अपन, फिर वी विल क्लोज दैट टुडे। ज़्यादा हो गया क्या? देखो, सपोज करो कोई भी एक पैटर्न बन रहा है, एग्जांपल ले लो। ओके, ये कोई भी एक मैं जोन ले रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल। सपोज करो आप कोई भी डिमांड जोन या कोई भी सप्लाई जोन देखोगे ना, वो ऐसा इसके अंदर कटना नहीं चाहिए। कटने का इन द सेंस क्या है कि इसको टच नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड बी द ओनली वन जो एकदम क्लीन होना चाहिए। एकदम क्लीन का मतलब क्या है कि ये पैटर्न इस तरीके से सेलिंग का, सपोज एग्जांपल। ओके, तो ये जो जोन है पूरा, यहाँ पे सबसे पहला एंट्री आपका होना चाहिए। दैट मीन्स आपसे पहले यहाँ पे अगर कोई किसी ने कट किया हुआ है पैटर्न में, वो खत्म, वो अपने को नहीं लेने का है। इसका थोड़ा सा लॉजिक अपन और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट ध्यान रखना जब वो आप प्रैक्टिस करोगे अभी घर पे जाके, तो जैसे यहाँ पे अभी ये पैटर्न है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का। यहाँ पे अगर सपोज करो आपने लाइन भी ड्रॉ करी, ओके, तो दैट मीन्स इस साइड में कुछ भी नहीं है, यू आर द ओनली वन। अब जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, नीचे वाले पे ड्रॉप बेस रैली है, ऊपर और नीचे तक मैंने ऐसे मार्क किया इस लेवल पे, बीच में बहुत सारा घसमस चल रहा है, वो सब अपने को नहीं करने का है, एकदम अपने को क्लीन चाहिए। तो अगली क्लास में अपन क्या सीखेंगे, इसको मार्किंग कैसे करना है। सपोज जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि नियरेस्ट में 2, 3, 4 लेवल्स है, कैसे अपने को एक लेवल पे जाने का है, वो अपन अगली क्लासेस में सीखेंगे। ओके, आज आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है कि डिमांड कहाँ पर होता है, सप्लाई कहाँ पर होता है, कैंडल्स क्या होते हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, जस्ट एक बेसिक मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग गया। अगली क्लास थोड़ी सी और टफ होगी लिटिल बिट, तो निटी ग्रिटी अपन सीखेंगे इसकी कि कैसे अपने को डिटेल में जाने का। ओके, तो आपको भी होमवर्क में क्या करना है, आपके कोई भी फेवरेट 5 स्टॉक जो आप रोजाना ट्रेक करते हो, आपके जिम के रिलेटेड भी कोई भी ले सकते हो, कोई भी जो आप रोजाना देखते हो बेसिकली, उन 5 स्टॉक्स की लिस्ट आप मुझे भेजोगे और व्हाट्सअप करोगे। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे आप मुझे उनका डिमांड जोन का पैटर्न आप मुझे मार्क करके भेजोगे। नियरेस्ट फोटो भेजना, फोटो देखने से क्या मैं इजीली इमीडिएटली समझ जाऊंगा। व्हाट्सएप पे लिख के भेजोगे तो मेरे को नहीं समझ में आएगा, आप मुझे फोटो भेज देना, जो भी आप आइडेंटिफाई करो, कुछ भी जैसा भी आपको ठीक लगे, फोटो भेज देना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कर रहे हो। ओके, कोई भी 5 शेयर कर। नेक्स्ट क्लास में रखना तो कल चाहता था, लेकिन अभी क्या है, मुझे राखी के हिसाब से कल पुणे जाना है। कल हो सकता है कि शायद मैं छुट्टी रखूँ, अगली क्लास फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, फिर कहीं नहीं जाना मुझे। डेली रहेगा संडे सैटरडे संडे कल का टेंटेटिवली जैसा भी होगा मैं शाम तक बता दूंगा, मेरा फाइनल हो जाएगा प्रोग्राम, मैं शाम तक बताऊंगा, तो अगले हफ्ते तो पक्का रहेगा। ओके, ऑलराइट, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो बताओ। सोनू जी, नम्रता मैडम, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट टिल नाउ? नैतिक जी, सर एक बार मुझे फिर से बता दीजिए कि डिमांड जोन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एग्जांपल स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस व्हिच इज 24,823। स्टेप 2 क्या है, लुक लेफ्ट एंड डाउन एंड आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग एज स्टार्टेड। इसमें कौन सा लेवल है जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है? अराउंड राइट साइड में आप डेटा विंडो पे देख सकते हो, चाहिए तो सॉरी डेटा विंडो में लगा लेता हूँ यहाँ पे। अभी कौन सा कैसा लेवल है टेंटेटिवली, अभी प्राइस चल रहा है 24,823 पे। दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड, राइट। ये एरिया जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है, ये आया समझ में?
या यहाँ पे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि डिमांड जोन के दो पैटर्न है, आइदर ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। इन ड्रॉप बेस रैली है या रैली बेस रैली है, वो ही आपको आइडेंटिफाई करना है अभी। से ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न। सो एक दो जैसे अभी रिलायंस या और किसी का एग्जांपल लेते हैं अपन, ये आया था विजय। सो देखो, स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस which is 919. Step 2 क्या है, look left and down and identify the area from where the buying is started. कौन सा लेवल है जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है इसमें? इट्स रैली बेस एंड रैली का पैटर्न, रैली बेस रैली। दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। ओके, So ये डिमांड जोन हो गया सो दिस इज द डिमांड जोन। और ये बेस पकड़ना, बेस नहीं पकड़ा तो बेस के ऊपर ही आपको सारा काम करने का है। सर एक बार वापस वो रिलायंस वाले चार्ट में जाना। एक मिनट, हाँ अभी वो जो आपने बताया था राइट, यहाँ पे 295, अभी हम लोग यहाँ पे ग्रीन वाली जो लास्ट ग्रीन कैंडल है दैट इज आवर बाइंग राइट। सो देखो अभी रिलायंस का मार्क करो अपन। हाँ स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस व्हिच हाँ इज 2999। लुक हाँ लेफ्ट एंड डाउन एंड आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है इसमें? ये ग्रीन ग्रीन कैंडल है वहां से। करेक्ट। यहाँ पे पैटर्न हाँ का नाम क्या है? ड्रॉप बेस रैली। करेक्ट। अब आप जब मार्किंग सीखेंगे इसमें आने वाले सेशन में, तो वेदर इट इज ए परफेक्ट लेवल टू मार्क और नॉट, वो अपन आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे कि अब देखो जैसे एक ये लेवल यहाँ पर है, एक उसके नीचे लेवल यहाँ पर है ड्रॉप बेस रैली। हाँ हाँ ओके, उसके नीचे और जाएंगे अपन तो और भी अपने को कहीं ना कहीं ये इस तरीके के लेवल मिलेंगे। तो अब उनमें से 2938 वाला लेना है, 2870 वाला लेना है या 2464 वाला लेना है, इनमें से कौन सा लेवल लेना है अपने को, वो आने वाले क्लास में सीखेंगे अपन। ठीक है सर, ठीक है। मेरा वहीं पे कंफ्यूजन है। अभी सिर्फ मैंने आपको स्टेप 3 दिखाया विच इज कि आइडेंटिफाई। पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको, बस दैट्स इट। सो अभी देखो जैसे ये टीवीएस मोटर एग्जांपल, अभी स्टार्ट करना है करंट मार्केट प्राइस 2767। स्टेप 2 क्या है, लुक लेफ्ट एंड डाउन, आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है? 254 ड्रॉप। सो यहाँ पे दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड, जो मेरा कर्सर है। यहाँ पे पैटर्न का नाम क्या है? ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न। ओके, इंडिया का करते हैं। स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस विच इज 5792। स्टेप 2 क्या है, लुक लेफ्ट एंड डाउन, आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है? ड्रॉप बेस में सो देखो यहाँ पे दो लेवल मिले आपको, एक ड्रॉप बेस रैली मिला और जस्ट उसके ऊपर आपके पास में रैली बेस रैली भी है, रैली बेस रैली दो है। सो देखो एक ही आपके पास में रैली बेस रैली, एक आपको ये भी मिला ड्रॉप बेस रैली, दो पैटर्न्स है। रैली बेस नहीं, पहला देखो आपको क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस जो 5792 है उसी के नीचे आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर का तो मतलब नहीं है। अच्छा डिमांड जैसे अपन ने एग्जांपल लिया है कि 1 करोड़ का फ्लैट है, अपन बार्गेनिंग करेंगे उसको नीचे की रेट में खरीदने के लिए। सो ऑलवेज वी नीड टू बार्गेन ऑन द लोअर साइड। डिमांड जोन हमेशा नीचे की साइड में देखेंगे, ऊपर की साइड में अपन सप्लाई जोन के लिए देखेंगे। इसके लिए वो लाइन अपन ड्रॉ करते हैं करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो अदरवाइज क्या होता है कि अपना कंफ्यूजन होता है कि ऊपर भी तो एक लेवल है। एक दो और एग्जांपल लो, जैसे CI इंडिया है ये। ओके, स्टार्ट विद द करंट मार्केट प्राइस 572। लुक लेफ्ट एंड डाउन, आइडेंटिफाई द एरिया फ्रॉम वेयर द बाइंग इज स्टार्टेड। कौन सा लेवल है जहां से बाइंग स्टार्ट हुआ है? ड्रॉप बेस 531 नम्रता मैडम आप बताओ। नैतिक जी? 531 से चालू हुआ है। बराबर, 531 पे। वहां पे पैटर्न का नाम क्या है? ड्रॉप बेस रैली।
से ड्रॉप बेस रैली के नाम से, करेक्ट। सो जो भी आपको मार्किंग करना है, लेवल आइडेंटिफाई करना है, वो ये ड्रॉप बेस रैली के ऊपर करना है। कर सकते हो ये? सेलिंग के नीचे देखना है, सेलिंग के लिए ऊपर, बाइंग के लिए नीचे। सेलिंग आप इसमें कौन से लेवल पे करोगे बताओ? Start with current market price and look left and up and identify the area from where the selling has started. कौन सा लेवल है जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है? 603 600 579. है ना? करेक्ट। 603 का लेवल जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, which is drop, base and drop का पैटर्न। ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, ये भी तो है सर, ड्रॉप बेस्ड। वो भी है। उससे पहले ये होगा ना, ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप। फर्स्ट वाला तो आपको जो सेलिंग करना है वो इसी लेवल के ऊपर करना है। तो ये जो पैटर्न अपन यहाँ पे अभी सीख रहे हैं, इसके ऊपर अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मार्किंग का रहेगा कि इन एग्जैक्ट कैसे मार्क करना है अपने को। राइट एंट्री क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, वो अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके, बट ये आया आपको समझ में? बेसिक आइडिया आपको मिला? घर पे जाओगे ना तो ब्लैंक हो जाओगे पूरा मटेरियल। तो कोई भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो, मैं जब भी देख लूंगा इमीडिएटली मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसको। क्या आया समझ में नैतिक जी आपको? नम्रता मैडम क्लियर? ट्रेडिंग Yes sir. Yes sir. Okay, thank you so much for joining. Thanks a lot. Bye bye.